और चेंज का स्थापित होना, ऑर्गेनिज्म के अंदर कंजर्व होना। तो इसलिए वही आंसर आएगा। तो ये हमने क्वेश्चन देख लिए। अभी हम कौन सा क्वेश्चन पहुंचे? क्वेश्चन 25। चलिए, प्रेजेंट डे सेल्स आर बिलीव टू हैव इवोल्व फ्रॉम। तो इवोल्व हुए हैं, चेंज हुए हैं, इवोल्यूशन के बारे में बात की गई है। प्रेजेंट डे मतलब अभी के जो सेल्स हैं, बिलीव किया जा रहा है, ऐसा विश्वास है कि वो इवोल्व हुए हैं। कहाँ से? मल्टीपल अनरिलेटेड एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब ये एक सेल, उससे बहुत सारी ब्रांच मिलती, प्रेजेंट सेल्स। ये सारे प्रेजेंट है, ये ओल्ड है। बोलो, अगर एंसेस्टर बोलो तो दादा परदादा, अगर हम एग्जांपल से समझे तो ये पोते हैं और ये दादा है। तो उसके अंदर जो चीजें होंगी वो बच्चों में देखी जाएगी, और उस दौरान जो चेंज हुआ होगा उसका इफेक्ट अलग अलग बच्चों में अलग अलग होगा। लेकिन इसमें क्या बोला है? मल्टीपल अनरिलेटेड एंसेस्टर। ये तो रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। तो ऐसा हो सकता है कि जो सेल बने होते हैं वो इसकी वजह से ही बने, इसकी वजह से भी बने होते हैं? नहीं, बने तो वो कॉमन से एक ही से है, ये बीच में तो नहीं आ सकता। तो अनरिलेटेड एंसेस्टर नहीं, रिलेटेड एंसेस्टर अगर होता तो ये आंसर ये सही होता, लेकिन अभी अनरिलेटेड है तो ये आंसर गलत होगा। एंसेस्टर मतलब पूर्वज। सेकंड ऑप्शन, अ कॉमन एंसेस्टर सेल। हाँ, एक कॉमन एंसेस्टर सेल है, उसकी वजह से ये सारे प्रेजेंट डे वाले सेल अभी दिख रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं, तो ये आंसर हो सकता है। वायरस तो आ ही नहीं सकता। ऑर्गेनल्स तो सेल्स के अंदर होते हैं, वो ऑर्गेनल सेल्स को नहीं बनाते ना। सेल्स को तो पूरा डीएनए बनाता है, उसके अंदर डीएनए ही ऑर्गेनल्स बनाता है। और वो उससे पूरी जीव सृष्टि का जो सारे सेल्स है उससे थोड़ी ना बने, वो तो पार्ट ऑफ द सेल। तो एविडेंस फ्रॉम द सेल बायोलॉजी शोज दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव डीएनए। सभी के पास डीएनए होता है, जेनेटिक कोड होगा, सेम होगा, 20 अमीनो एसिड सेम। हमने देखा मेटाबॉलिक पाथवे सिमिलर होते हैं, है ना। इसलिए वो स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि जो अभी के जो सेल्स बने होते हैं वो कॉमन एंसेस्टर से बने होते हैं। इसको हम लूका भी बोलेंगे, ये आपको याद रखना है कि जो लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, ये हम हाइपोथेटिकली देख रहे हैं कि जो लास्ट जिसकी हमें उसका हमें सबूत मिला है कि ऐसा भी कोई था जो सबसे लास्ट मतलब सबसे ओल्ड था, उसके फॉसिल से पता चला कि वो ओल्ड था। पूरे यूनिवर्सल में जितने भी जीव सृष्टि है, वो एक कॉमन एंसेस्टर है जो पूरी जीव सृष्टि का निर्माण करने की पूरी क्षमता उसके अंदर है। तो वो आंसर आएगा कि कॉमन एंसेस्टर सेल, बी इज द आंसर। वायरस क्यों नहीं है? वायरस सेल के डिपेंडेंट होता है सेल के अंदर। मान लो ये सेल है, ये वायरस है, वायरस यहाँ अटैच हुआ, उसने अपना एमआरएनए या डीएनए अंदर ऐड किया। अब ये डीएनए के ऊपर सारे प्रोटीन काम करेंगे, और ये क्या करेगा? सेल के ही रिसोर्स को यूज करेगा, प्रोटीन शुगर, और अपने आप दूसरा वाला वायरस बना लेगा। यहां से यहां दूसरा बना लेगा, तीसरा भी बना लेगा। तो ऐसे वो काम करता है। वो अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं करता, इंडिपेंडेंटली नहीं होता, वो डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? सेल्स के ऊपर।
तो लॉजिकली सेल्स जो है वो वायरस से इवॉल्व कैसे होंगे, उसका मैकेनिज्म ही अलग है। ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। हालांकि ये छोटा यूनिट है, लेकिन फिर भी ये डिपेंडेंट है। और हमारी तो इंडिपेंडेंट की बात हो रही, तो हाँ, अभी सारे जितने भी सेल देखने को मिल रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं क्योंकि वो सेल्स है। तो इससे पता चलता है कि वायरस लॉजिकली नहीं आ सकता आंसर। किसका आंसर? कि जो जितने भी सेल्स अभी इवॉल्व हुए हैं उसका कारण वायरस नहीं है। ऑर्गेनल्स नहीं, क्यों? तो वो तो यूकैरियोटिक मतलब जो भी डबल, एक से ज्यादा सेल वाले होंगे उसको आप अगर आप यूकैरियोट बोल दो, और सिंगल सेल वाले उसको आप प्रोकैरियोट बोल दो। तो ये यूनिसेल्युलर होते हैं, ये मल्टी सेल्युलर होते हैं। तो ऐसे उसको यूकैरियोटिक सेल भी बोलते हैं, मल्टी सेल्युलर। उसके दूसरे भी अलग अलग कैरेक्टर है जिसकी वजह से उसको यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे, उसको भी हम समझेंगे अभी। अगर ऐसा पूछे विच व्हाट स्ट्रक्चर इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन, तो स्पेशलाइज मतलब ऑर्गेनल्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो एटीपी का काम करता है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। गोल्गी ट्रांसपोर्ट करता है। लाइसोसोम तो डाइजेस्ट करता है वेस्ट को और वायरस को भी तोड़ने का काम करता है। उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं। तो अलग अलग स्पेशलाइज होंगे, डिफरेंट डिफरेंट, तो वो तो सेल के अंदर काम करते हैं इसलिए वो नहीं आएंगे। 22 क्वेश्चन, द कॉमन एंसेस्टर सेल इज एस्टिमेटेड टू हैव एग्जिस्ट, ये तो हमने पहले ही देखा। 3.5 to 3.8 थियरी में देखा, बिलियन ईयर अगो। तो डी इज द आंसर। बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन भी है, जैसे 100 मिलियन ईयर अगो। यहाँ एग्जांपल दिया गया कि डायनासोर ऑलरेडी एग्जिस्ट थे, अभी डायनासोर तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, सेल तो बहुत छोटा है, तो वो तो उससे भी पहले होगा। तो 100 मिलियन नहीं, और आगे होगा कोई। 100 मिलियन मतलब कम है, ये बिलियन मतलब ज्यादा। अगर हाँ डायनासोर के बारे में बोले कि कौन से साल के आसपास डायनासोर थे, तो उसमें 100 मिलियन अगर हम बोल सकते तो रिलेवेंट है। 500 मिलियन ईयर पहले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी थे, मतलब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे। तो उसका मतलब है कि उसके पहले ही होगा, क्योंकि मल्टीपल तो बने कैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एक सिंगल से। तो अभी ये पहले आएगा ना, ये अभी आएगा, तो ये 500 बिलियन, ये तो यहाँ आ गई, ये इससे अभी पहले होगा। फिर 1 बिलियन ईयर होगा, तो उस टाइम तो यूकैरियोट थे। मतलब यूकैरियोट्स तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे, मतलब यूनिसेल्युलर अभी इसके पहले आते। तो इसलिए 3.5 to 3.8 बिलियन ईयर इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन 23, वायरस आर नॉट कंसिडर्ड फुल्ली लिविंग बिकॉज उसके अंदर प्रोटीन नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो हाँ, वायरस डिपेंडेंट होते हैं, तो उसको फुल्ली लिविंग नहीं बोलेंगे, है ना, डिपेंडेंट लिविंग बोलेंगे। लेक ऑफ मेम्ब्रेन नहीं, उसके अंदर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए डीएनए, जो न्यूक्लिक एसिड है। प्रोटीन तो प्रोटीन भी होता है। तो ना तो ये आएगा, ना बी आएगा, ना डी आएगा, तो सी इज द आंसर। कि भाई वो इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस अपने आप को डबल नहीं कर सकते, इसलिए उसको फुल्ली लिविंग नहीं बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप यूज कहाँ होता है? तो उसके अंदर क्या यूज होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं? नहीं। एक्सरे? बिल्कुल नहीं। विजिबल लाइट, हाँ। लाइट के बारे में बात किया है तो विजिबल लाइट यूज होती है, साउंड वेव तो आया ही नहीं। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज होते हैं। एक्सरे जो होता है वो
स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप में नहीं यूज होते हैं। हाँ, अगर बोन्स देखने हैं तो उसमें एक्सरे देखना, साउंड वेव भी यूज नहीं होते। ये जो अल्ट्रासाउंड इमेजिंग होते हैं उसमें साउंड वेव यूज होते हैं। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रोवाइड ग्रेटर डिटेल बिकॉज उसके अंदर लेजर होती है, नहीं इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटे यूनिट होते हैं, वो सरफेस पे आते हैं और पूरा सरफेस का स्ट्रक्चर दिखाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन आएंगे। रेडियो वेव नहीं आएंगे, वो तो बहुत ही अनरिलेटेड है, अल्ट्रा वायलेट भी नहीं है। लेजर जो है वो स्पेशलाइज इमेजिंग सिस्टम में काम होते हैं, बट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पूछा है तो उसमें नहीं है। रेडियो वेव तो पुअर रिजोल्यूशन में काम करता है, इसलिए रेडियो वेव यूज नहीं होते। हाँ, कम्युनिकेशन में जो रेडियो वगैरह यूज होते हैं उसमें रेडियो वेव यूज होते हैं। अल्ट्रा वायलेट यानी कि यूवी रेज तो वो इमेजिंग के लिए नहीं। अगर वो तो अल्ट्रा वायलेट जो लाइट होती है वो जो लेबोरेटरी इक्विपमेंट है उसको स्टरिलाइज यानी कि यूवी जो होती है वो बैक्टीरिया को, फंगल को, इन सब ऑर्गेनिज्म को किल करने की क्षमता रखती है। तो वो जो लेबोरेटरी में अगर उसकी ये बैक्टीरिया फंगल को नहीं रखना हम, तो हम तब यूवी लाइट यूज करेंगे। तो ये तो हो गए तो एमसीक्यूज। टोटल हमने 25 क्वेश्चन किए हैं। इसके बाद यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिसने भी अभी तक क्वेश्चन अटेंड किए हैं उन सबको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक 5 क्वेश्चन दिए हैं, जिसका आंसर आपको जानना है, ढूंढना है, और उसके बाद ऐसे फॉर्मेट में भेजना है, किसमें, इस ईमेल एड्रेस lifescience506@gmail.com। उसके अंदर आपको सिर्फ क्वेश्चन 1 का ए, क्वेश्चन 2 का बी ऐसे आंसर देने हैं। जैसे ही आप 5 क्वेश्चन के आंसर देंगे तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जो होगा वो आपको वापस आपके ही ईमेल एड्रेस में भेज दिया जाएगा। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। चलिए अभी लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो जनरली लॉन्ग क्वेश्चन बीएससी एमएससी में जनरली देखने को मिलेंगे। उसके अंदर हम एग्जाम फ्रेमवर्क के अंदर एक फॉर्मूला यूज करेंगे, 5 स्टेप फॉर्मूला। उसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन लिखेंगे 2-3 लाइन में। उसके अंदर हम बताएंगे कि टॉपिक है क्या। फिर हम कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे कि आइडिया क्या है, वो कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। फिर वो मैकेनिज्म देखेंगे, इन डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे कैसे वो काम करेगा। तो हमने पहले इंट्रोडक्शन दे दिया, कॉन्सेप्ट भी दे दिया, कैसे काम करता है वो भी बता दिया। फिर हम उसको एग्जाम्पल से समझाएंगे 2-3, और फिर उसका कंक्लूजन देंगे और उसका सिग्निफिकेंट मतलब वो क्या काम आएगा, क्यों है और कैसे काम आएगा, वो बताएंगे। तो ऐसे हम फ्रेमवर्क काम करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक्सप्लेन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ द सेल। तो अभी इसको रिमेंबर कैसे कर, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं कि एक्सप्लेन करना है हमें यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ द सेल। तो यूनिटी बतानी है हमें कि जो सेल्स के बारे में पूछा गया, सेल्स की यूनिटी भी बतानी है और डाइवर्सिटी भी बतानी है। तो हमने जैसे 5 स्टेप देखा, उसके अंदर हम कैसे काम करें। तो पहले डेफिनेशन देंगे कि भाई यूनिटी क्या है और डाइवर्सिटी क्या है। फिर सब डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, फिर यूनिटी के बारे में बात करेंगे, फिर क्यों है उसके रीजन देंगे कि डाइवर्सिटी क्यों है, यूनिवर्सिटी क्यों है, फिर इसका इंपॉर्टेंट क्या है वो बताएंगे, है ना। तो सबसे पहले हमने देखा था 5 स्टेप स्ट्रक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन देंगे।
एक्सप्लेन करेंगे क्या। तो सेल के बारे में बताया, तो सेल के बारे में हम पहले पहले बताएंगे बस सेल आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर वेराइटी ऑफ सेल्स होते हैं, सो डिफरेंट होते हैं साइज शेप और फंक्शन के हिसाब से, अलग अलग शेप साइज होते हैं, फंक्शन होते हैं। फिर उसकी डाइवर्सिटी, हाँ अभी हम डाइवर्सिटी पे आएंगे। सबसे पहले सेल क्या है बता दिया, फिर हम डाइवर्सिटी के बारे में बताएंगे कि जो सेल है वो बहुत सारी डाइवर्सिटी बता दी है। फिर उसके एग्जांपल देंगे कि भाई नर्वस जो सेल होते हैं कम्युनिकेशन में काम करते हैं, मसल सेल मूवमेंट में काम करते हैं, डब्ल्यूबीसी डिफेंस में काम करते हैं, प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस में। तो इतनी डाइवर्सिटी हुई किस हिसाब से, कम्युनिकेशन नर्वस सिस्टम में होता है, ऐसे ही ये फंक्शन के हिसाब से अलग अलग डाइवर्सिटी दी गई। फिर दी गई ही साइज के हिसाब से, शेप फंक्शन और ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। तो उस हिसाब से हम थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं कि साइज में भी वेरी करते हैं। तो हमने ऑलरेडी एग्जांपल दिए थे अलग अलग साइज, बैक्टीरिया का अलग, ह्यूमन का, प्लांट का साइज अलग होता है। शेप देखेंगे आरबीसी का अलग, मसल का अलग। सेम एग्जांपल है लेकिन वेरी कहाँ कहाँ पे होता है, उसके जो सब टॉपिक होते हैं उसके अंदर उसी एग्जांपल का हम यूज करेंगे। फंक्शन तो भी उसमें भी आरबीसी डाल दो, मसल डाल दो, आरबीसी में ट्रांसपोर्टेशन O2 CO2 और मसल में मूवमेंट का काम। ऑर्गेनाइजेशन, तो उस हिसाब से सेल की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अलग अलग होती है। फिर हम यूनिटी सेल के बारे में बात करेंगे कि भाई कॉमन फीचर क्या होते हैं सेल के अंदर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहले तो मेम्ब्रेन होगा, फिर डीएनए होगा, आरएनए होगा, राइबोसोम्स होंगे, फिर मेटाबॉलिज्म पाथवे होंगे, तो ये सब सिमिलर होंगे। फिर हमने हाँ ये देखा था कि स्टैंडर्ड 20 एमिनो एसिड होते हैं, फिर सेम जेनेटिक कोड होता है। तो ऐसे हम यूनिटी ऑफ सेल को डिस्क्राइब करेंगे। फिर डीएनए कैसे कॉमन होगा तो आप डिस्क्राइब अच्छे से कर सकते हैं। सेंट्रल डोग्मा के बारे में बताएंगे कि देखो सेंट्रल डोग्मा जनरली कॉमन होता है प्लांट हो या एनिमल। फिर आप समझाएंगे कि ये प्लांट भी प्रोटीन बनाता है, एनिमल भी बनाता है। तो ऐसे एग्जाम्पल के साथ आप समझा सकते हैं। अभी क्यों ये एग्जिस्ट करती है, क्योंकि भाई इवोल्यूशन के हिसाब से जो कॉमन एंसेस्टर सेल था उसके पास सारी शक्तियां थी, उस हिसाब से सभी अलग अलग सेल के अंदर ये डिफरेंट और डिफरेंट डिफरेंट जो है वो, और जो कॉमन चीजें है वो देखने को मिल रही है। फिर बाद में कंक्लूजन कर लेंगे कि सेल जो है वो एनोमर्स डाइवर्सिटी भी दिखाता है। फिर वो स्ट्रक्चर में हो या फंक्शन में डाइवर्सिटी अलग में हो, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट, चेंज, और मेंटेन करता है फंडामेंटल बायोलॉजी में। तो फंडामेंटल बायोकेमिकल जो होते हैं वो सेम होते हैं, सेंट्रल डोग्मा हो या उसके अलग अलग कंपोनेंट हो, लेकिन साइज और स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग हो। तो इतना डिस्क्राइब कर लेना। दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब करो सेंट्रल डोग्मा, डिटेल में बताओ। तो हमें रिमेंबर कैसे रखना है कि भाई डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन। तो उसके हिसाब से हमें आंसर लिखना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन क्या है कि भाई जो सेंट्रल डोग्मा है वो फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। उसमें भी आप बताएंगे कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। फिर उसकी डेफिनेशन देंगे। फिर वन बाय वन पकड़ेंगे, पहले डीएनए को पकड़ेंगे, फिर आरएनए और प्रोटीन, उसके बारे में बताएंगे कि डीएनए होता है जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है। फिर जीन के बारे में हमने पढ़ा, तो जीन के बारे में लिखो। फिर वो इंफॉर्मेशन पास होती है ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब पेरेंट्स होते हैं, उसके जो चाइल्ड होंगे, मेल है फीमेल है, उसके अंदर जो पास होगा उसको बोलेंगे हेरिडिटरी, और ये होंगे ऑफस्प्रिंग। फिर वो टेम्पलेट की तरह काम करता है आरएनए, तो वो आरएनए बनाता है डीएनए, ऐसे लिख सकते हो आप। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिकली आप ओवरव्यू लिख सकते हो। फिर ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, तो ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनना। सबसे पहले हमने डीएनए के बारे में बताया, फिर हमने ये चीज ले ली कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। फिर हम
आरएनए के बारे में बताएंगे, फिर आरएनए से प्रोटीन कैसे काम करता है, ऐसे फ्लो में जाएगा। हमें याद रखना है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, फिर डिटेल में उसके बारे में सब बताना। तो जो प्रोसेस होती है डीएनए से आरएनए, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो आरएनए क्या है? कॉपी ऑफ जीन्स। तो जो जीन्स होते हैं डीएनए के अंदर, उसकी जो कॉपी बनाने का काम होता है वो आरएनए का होता है, तो आरएनए ही होते हैं। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डीएनए से लेते हैं और राइबोसोम को पहुंचाए। राइबोसोम हमने पढ़ा था कि वो ऑर्गेनल है। हाँ, फिर ये आरएनए के टाइप है एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। मैसेंजर आरएनए मैसेज भेजता है, टीआरएनए ट्रांसफर करता है आरएनए एमिनो एसिड को। आरआरएनए, आरआरएनए यानी कि यही राइबोसोम ही आरआरएनए है, जिसके ऊपर एमआरएनए बैठता है। और यहाँ एक टीआरएनए होता है टी शेप का, जो एमिनो एसिड लाता है और बहुत सारे एमिनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड बनता है, पॉलीमर बनता है और प्रोटीन बनाता है। फिर प्रोटीन के बारे में बताना हम। तो प्रोटीन के पहले हमें ये बना दूसरी वाली प्रोसेस बतानी है, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, तो उसको ट्रांसलेशन बोलेंगे हम। तो एमआरएनए बनाएगा एमिनो एसिड और एमिनो एसिड से प्रोटीन बनेगा, ये समझाना हमें। फिर प्रोटीन के बारे में बताओ कि प्रोटीन जो है वो सारे काम करता है सेल के, फिर वो एंजाइम हो, स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या सिग्नल प्रोटीन हो। फिर कंक्लूजन मानना है कि सेंट्रल डॉगमा एक्सप्लेन करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर इन डीएनए, फिर वो अल्टीमेटली किसको कंट्रोल, एक्टिविटी को कंट्रोल करता है सेल्स, और फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से। अगर क्वेश्चन आए कि एक्सप्लेन इवोल्यूशन फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, तो सेल का जो इवोल्यूशन है उसको एक्सप्लेनेशन करना है कि वो कॉमन एंसेस्टर से कैसे आए। तो पूरी प्रोसेस हमें याद करनी है, कैसे? शॉर्ट फॉर्म में कॉमन एंसेस्टर से क्या होगा, म्यूटेशन होगा, फिर इस म्यूटेशन हार्मफुल, हेल्पफुल और न्यूट्रल म्यूटेशन हो गए, फिर उन म्यूटेशन में से किसी का सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन के बाद इवोल्यूशन। तो सेम मेथड 5 स्टेप, इंट्रोडक्शन दो, फिर एक्सप्लेन करो उसके बारे में कि भाई मॉडर्न बायोलॉजी प्रपोज करती है कि जो अभी के सारे भी ऑर्गेनिज्म है वो कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। डिटेल दे दो कब कितने ईयर है, फिर एविडेंस दो कि देखो डीएनए भी है, जेनेटिक, एटीपी, 20 अमीनो एसिड सब तो कॉमन है। मतलब कहीं ना कहीं कॉमन चीज तो है, तो कहीं ना कहीं पीछे से ही आया, तो ये तो कॉमन ओरिजिन हो गया। दूसरा एविडेंस फिर डिटेल में समझाओ कि एक तो सिमिलर है सब, फिर डिटेल में समझाओ कि म्यूटेशन क्या होता है, 3 टाइप के हो सकते हैं उसके कॉन्सिक्वेंस, बेनिफिट, हार्मफुल, न्यूट्रल। एग्जाम्पल दे दो, जैसे हमने देखा तो 2 से 3 एग्जाम्पल दे सकते हो आप कि बेनिफिट होगा तो कैसा होगा, हार्मफुल होगा तो कैसा होगा, तो ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं। वो हमने थियरी में वैसे ही हमने देखा है। फिर नेचुरल सिलेक्शन कैसे काम करता है वो बता दो आप, और बाद में इवोल्यूशन का फाइनल कंक्लूजन दो कि एक नई स्पीशीज बनती है। इवोल्यूशन नई स्पीशीज बनाता है, डाइवर्सिटी बढ़ाता है और एडोप्टेशन करता है। जिसे हमने वो केव, जो गुफा के अंदर व्यक्ति था उसका जो एडेप्टेशन, और सनलाइट वाला जो था उसका अलग अलग एडेप्टेशन था। तो ऐसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि माइक्रोस्कोप का सेल बायोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट है। तो नीड, सबसे पहले नीड क्या है? सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप आया था, थोड़ा सा देख सकते हैं हम सेल को। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिटेल में सेल्स देख सकते हैं। और इस इन दोनों का इंपॉर्टेंस क्या है, इससे क्या फायदा हो। तो इंट्रोडक्शन दो कि क्यों हमें ये इसकी जरूरत पड़ी माइक्रोस्कोप की, क्योंकि हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए हमने माइक्रोस्कोप का यूज किया, इन्वेंशन किया। उसमें उसकी रेंज होगी 1 से 100 माइक्रोमीटर कि अगर उसके अंदर देखना है तो अलग, ये माइक्रो की रेंज है, तो माइक्रो के हिसाब से उसका नाम बड़ा माइक्रोस्कोप। तो 2 प्रकार के हैं, वो भी बता दो, लाइट और इलेक्ट्रॉन। लाइट में लाइट का यूज होता है विजिबल लाइट का,
एडवांटेज बता दो, इजी है, सेल को हम देख सकते हैं जनरल स्टडी के लिए, लेकिन अच्छे से नहीं देख पाएंगे डिटेल में। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का यूज होता है, अच्छे से जूम होगा और देख भी पाएंगे डिटेल में, जैसे ऑर्गेनेल, छोटे छोटे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे ऑर्गेनेल भी देख सकते हैं, मेम्ब्रेन, वायरस, सेल्यूलर अल्ट्रा स्ट्रक्चर, वो भी देख सकते हैं। क्या है उसका इंपॉर्टेंट, कि उससे सेल की डिस्कवरी होगी, पता चला कि अच्छा सेल ऐसा होता है, सेल का स्ट्रक्चर पता चला। फिर स्टडी होगी कि डिजीज कैसे हुई, अंदर कैसे कोई मॉलिक्यूल आ सकता है। फिर देखने से हमें पता चलेगा कि फिर हम उससे मेडिसिन बना सकेंगे, कैसे उसका सॉल्यूशन लेना है। फिर कंक्लूजन मार दो आप कि माइक्रोस्कोप एसेंशियल टूल है, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन और स्ट्रक्चर को बताता है जो हम जनरली खुले आंख से नहीं देख सकते हैं। तो उसके लिए ये मेजर एडवांटेज है बायोलॉजिकल साइंस में। तो ऐसे हैं, अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चन आए तो एक 4-1 मेमोरी फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी डाइवर्सिटी पूछे तो डाइवर्सिटी पहले बताओ, फिर यूनिटी बताओ, फिर एंसेस्टर के बारे में, कि डाइवर्सिटी हुई है, यूनिटी भी है, और उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं पीछे से आए। सेंट्रल डोगमा तो डीएनए आरएनए प्रोटीन है, इवोल्यूशन तो एंसेस्टर से म्यूटेशन और सिलेक्शन, माइक्रोस्कोप तो लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन और उसकी डिस्कवरी। सो 5 से 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे उसको ऐसे टैकल आप कर सकते हैं। बाकी आपको कोई क्वेश्चन है रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और फर्दर वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिल सके। थैंक यू वेरी मच।